नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी शुरू होंगी, उन ऑनलाइन अध्यापन कार्य में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आप सभी स्टूडेंट्स का इन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं और मैं आपको राजनीति विज्ञान के ये आपके दोनों पेपर्स जो हैं वो पढ़ाऊंगी। पहले पेपर का जो नाम है आपका वो है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम विश्व के जो प्रमुख देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड, इनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन के सिस्टम में हम यहाँ से बात शुरू करेंगे अपनी कि किस प्रकार से कौन से ऐसे चरण थे जिनसे कि ब्रिटिश संविधान जो आज जिस स्वरूप में दिखाई देता है वो किन किन चरणों को पार करके यहाँ तक हम उसे देख सकते हैं। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं क्या हैं, यानी ब्रिटिश संविधान के कौन से क्या विशेषताएं हैं, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक तरीके से अलिखित संविधान है। ये सबसे अनोखी जो विशेषता है वो मानी जा सकती है ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, ब्रिटिश संविधान की जो शक्तियां हैं ब्रिटेन में, उनमें किस प्रकार का कौन सी आधुनिक प्रवृत्तियां जो हैं वो हम देख सकते हैं, इसका समझने का प्रयास करेंगे। संविधान के अभिसमयों के बारे में हम जानेंगे कि संविधान में अभिसमयों की जो भूमिका है वो किस प्रकार की है, इन अभिसमयों की विशेषताएं क्या हैं, इन अभिसमयों की उत्पत्ति और उदय के कारण कौन से हैं, क्या कानून और अभिसमय इन दोनों में कोई अंतर है और यदि है तो वो क्या है। ब्रिटेन में संवैधानिक अभिसमयों का वर्गीकरण करते हुए उदाहरणों के साथ मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताऊंगी। अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात राजा और राजमुकुट की बात आती है, जो अगला बड़ा चैप्टर है आपका एक इस सिलेबस में, कि राजा और राजमुकुट के संवैधानिक अर्थ क्या हैं, राजा और राजमुकुट में किस प्रकार का भेद है, क्या अंतर है इनमें, राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत क्या हैं, उन स्रोतों को समझने का प्रयास करेंगे। राजमुकुट की शक्तियाँ, अधिकार और कार्य कौन से हैं, राजा वहाँ पर वास्तव में शासन करता है, किस प्रकार की वास्तविक स्थिति है, राजा के कौन से विशेष अधिकार हैं, राजा के प्रभाव के कारण क्या हैं, ब्रिटेन में अभी तक राजपद जो बना हुआ है उसका औचित्य क्या है, और क्या जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो इस प्रकार का निर्वाचित राष्ट्रपति की कोई व्यवस्था एक विकल्प के तौर पर वहाँ देखी जा सकती है या नहीं, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये आपका अगला चैप्टर है ब्रिटेन संविधान के पेपर में, ब्रिटेन के संविधान वाले उसमें टॉपिक में मंत्रिमंडल के यानी कि कैबिनेट का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इसका उदय और विकास, इसको समझेंगे। मंत्रिमंडल की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगी। मंत्रिमंडल के कार्य और अधिकार क्या हैं, मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि के कारण कौन से हैं, प्रधानमंत्री पद की जो महत्ता है वो उसको क्या पद है, क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कौन सी सीमाएं हैं, और प्रधानमंत्री की वास्तविक एक्चुअल स्थिति क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसको समझेंगे। फिर ब्रिटेन की संसद जो है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद, इसके भी 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो दोनों के लॉर्ड सभा और के पक्ष और विपक्ष में तर्क समझेंगे, लॉर्ड सभा के अधिकार और कार्य क्या हैं, कॉमन सभा के अधिकार और कार्य क्या हैं, फिर वहाँ विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, समिति प्रणाली जो वहाँ की है, समितियों के प्रकार कौन से हैं, और संसद में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, संसदीय प्रणाली, वहाँ पर पूरा अंदर का सिस्टम जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। विधि का शासन और न्याय व्यवस्था, ये आपका अगला टॉपिक है ब्रिटेन संविधान में। और इसके पश्चात प्रदत्त व्यवस्थापन की बात
की जाएगी। प्रदत्त व्यवस्थापन का क्या अर्थ है, क्या महत्व है। नौकरशाही किस प्रकार की है वहाँ पर, या नौकरशाही यानी कि सिविल सर्विसेज जो हम देखते हैं यहाँ पर, आईएएस यूनियन लेवल पर, आरएएस स्टेट लेवल पर, तो वो किस प्रकार की नौकरशाही यानी कि लोक सेवाएं वहाँ पर प्रचलित हैं। और अंत में हम दलीय प्रणाली जो है वहाँ की उसको समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार की दलीय प्रणाली है, कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं ब्रिटेन में। फिर नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी है उसमें अमेरिका का जो संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात की जाएगी। उसमें अमेरिकी संविधान का उदय, उसका विकास, अमेरिकी संविधान के स्रोत और उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आएगा शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इस अमेरिकी संविधान में। इसके पश्चात संशोधन की क्या प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस प्रकार से अमेरिकी संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके पश्चात अमेरिका में संघवाद की बात की जाएगी। अधिकार पत्र जो है वो कौन कौन से नागरिकों के अधिकार हैं, संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, राज्यों को कितनी कितनी शक्तियां हैं, संघ सरकार को किस प्रकार की कितनी शक्तियां हैं, ये देखेंगे। इसके पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कौन से कारण हैं, उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका और कार्य है। इस नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आएगा कांग्रेस, यानी कि वहाँ का जो संसद है, संसद किस प्रकार से कार्य करती है। 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनके बारे में समझेंगे। फिर अमेरिकी जो फेडरल कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ का, वो और किस प्रकार से कार्य करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका में, वो कैसे काम करता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दलीय प्रणाली जो है अमेरिकी संविधान में, वो किस प्रकार की है, कौन कौन से दल हैं वहाँ पर, और वो किस प्रकार से वहाँ का सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो इन दलों के उस पर चलता है, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी में 3 टॉपिक्स हैं, जनवादी चीन का संविधान, जापान का संविधान और स्विट्ज़रलैंड का संविधान। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जनवादी चीन के संविधान तक का ही सिलेबस बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 संविधानों के बारे में समझेंगे। जनवादी चीन के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद जनवादी चीन की व्यवस्थापिका यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, तो इसकी क्या संगठन क्या है, इसका कार्यकाल कितना है, इसके सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं, शक्तियां और कार्य कौन से हैं, और जनवादी चीन कांग्रेस की जो स्थायी समिति है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसको देखेंगे। जनवादी चीन की कार्यपालिका के बारे में समझेंगे। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका, क्या शक्तियाँ, क्या कार्य हैं, इनको समझने का प्रयास किया जाएगा। जनवादी चीन की न्यायपालिका के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में जनवादी चीन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का है वो है साम्यवादी दल का संगठन और भूमिका। तो साम्यवादी दल वहाँ किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो एक सिंगल पार्टी है वहाँ पर, वो किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे वो सिस्टम जो है उस पॉलिटिकल पार्टी पर पूरा डिपेंडेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपके 3 टॉपिक्स इसमें हुए, इनको सबको समझने का पढ़ने का उद्देश्य ये है कि सेकंड पेपर जैसे आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले, यानी कि हम जब इंडिया का सिस्टम पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसके पहले हम विश्व के जो प्रमुख देश हैं, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी हम समझ लें कि जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये किस तरह से काम करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हमें न सिर्फ अपने देश के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बल्कि दूसरे देश जो कि बाहर कौन कौन सी सिस्टम्स किस किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनका भी हमको एनालिटिकल स्टडी हमको आनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना हम किस किस रूप में दूसरे देशों की व्यवस्थाओं से कर सकते हैं, ये हम समझ सकें।
तो इसको पूरा कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव हमारे उसमें एक चीज़ डेवलप कर सकते हैं हम कि यहाँ कौन सी कमियाँ हैं, हम किन देशों से इस प्रकार के सिस्टम में कहाँ कहाँ हम चीज़ों को दूसरे देशों से प्रेरणा ग्रहण करके हमारे सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको जापान और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू।